ये बस कभी लेनी ही नहीं चाहिए थी। अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो याद आता है वो बस तो टाइम टेबल पर थी ही नहीं। दिन की शुरुआत वैसे ही हुई थी जैसे आमतौर पर होती है, दम घोंटू उमस, जैसे जमीन खुद बुखार में तप रही हो। मैं सीहोर के जिला बस टर्मिनल पर था, अपने रोजाना के भोपाल जाने वाले बस का इंतजार कर रहा था। शुक्रवार था और अगले दिन मेरा मेडिकल कोचिंग का एग्जाम था। एक भी लेक्चर मिस करना मतलब तबाही। मुसीबत यह थी कि हर बस लेट चल रही थी, ओबेदुल्लागंज के पास किसी प्रदर्शन की वजह से। स्टेशन मास्टर टूटे हुए माइक पर बार बार वही बात दोहरा रहा था। लोग बड़बड़ा रहे थे, सूरज ढल रहा था और टर्मिनल की जमीन पर लंबी परछाइयां फैलने लगी थी। तभी वो बस आई। बहुत साधारण सी लग रही थी, हरे और सफेद रंग की, जैसी ज्यादातर सरकारी बसें होती हैं। साइड में भोपाल एक्सप्रेस फीके अक्षरों में लिखा था। इंजन की आवाज धीमी थी, जैसे कोई बड़ा शिकारी जानवर नींद से जाग रहा हो। मैंने कंडक्टर से पूछा, जो एक लंबा सा आदमी था फीकी सी वर्दी में, भोपाल जाएगी? उसने सिर हिलाया, मुस्कुराया भी नहीं, बोला, डायरेक्ट, भीड़ नहीं, शॉर्ट रूट। यही शब्द निर्णायक साबित हुए। बस में कुल 4 लोग और थे। पीछे एक बूढ़ा जोड़ा, मुझसे कुछ सीट आगे चेक शर्ट वाला एक शांत आदमी और खिड़की के पास बैठी एक लड़की जो बाहर ऐसे देख रही थी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। बहुत देर से बस चल पड़ी, इससे पहले कि मैं ठीक से सीट पर बैठ पाता। सब कुछ अजीब लग रहा था। गलत नहीं, बस अजीब। न टिकट दिए गए, न कोई कुछ बोल रहा था। इंजन की आवाज उस पुराने ढांचे के हिसाब से बहुत धीमी थी। और सबसे अजीब बात, हम नेशनल हाईवे 46 की जगह किसी अजनबी 2 लेन वाली सड़क पर मुड़ गए थे। मैंने झुककर कंडक्टर का कंधा थपथपाया। कोई नया बाईपास है क्या? उसने धीरे से मुड़कर देखा। चेहरे पर अजीब सफेदी थी, जैसे लाइट की रोशनी उसे असल से ज्यादा फीका बना रही हो। बस बोला, शॉर्टकट। मैं चुपचाप बैठ गया। बाहर अंधेरा कुछ ज्यादा ही तेजी से घिरने लगा। सड़क के दोनों तरफ पेड़ झुके थे, जैसे आसमान को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी भूले बिसरे रास्ते पर चले आए हों, ऐसी जगह जिसे नक्शों में जगह ही न मिली हो। तभी एक और बात खटकी। पिछले आधे घंटे में एक भी गाड़ी पास नहीं आई थी, एक भी नहीं। मैंने जेब से फोन निकाला, जीपीएस चेक करने की आदत थी। कोई नेटवर्क नहीं। खिड़की के पास बैठी लड़की ने हल्का सा सिर घुमाया, जैसे मेरी बेचैनी महसूस कर ली हो। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं आई। उसने बस एक शब्द कहा, मत। मैं चौंका, मत क्या? लेकिन तब तक वो फिर से बाहर देखने लगी। उसकी परछाई शीशे में मेरी ओर देख रही थी, लेकिन उसका शरीर तो बाहर था। परछाई। मैं खड़ा हो गया और तभी बस की लाइटें झिलमिलाईं और बाहर की सड़क पूरी तरह गायब हो गई। फिर लाइटें लौटीं, लेकिन मध्यम थीं, जैसे किसी पुराने लालटेन की आखिरी लौ। मैं सीट और गैलरी के बीच खड़ा था। दिल गर्दन में धड़कता महसूस हो रहा था। बाहर कुछ भी नहीं था, न सड़क, न पेड़, न सितारे, बस घना काला अंधेरा, जैसे स्याही में डूब गए हों। मैंने बाकी यात्रियों की तरफ देखा। कोई परेशान नहीं लग रहा था। बूढ़ा जोड़ा अब भी वैसे ही बैठा था। चेक शर्ट वाला आदमी अब वहां नहीं था, और वो लड़की, वो भी गायब थी। मैंने पूरी बस में नजर दौड़ाई, कहीं भी नहीं दिखी। ड्राइवर के पास हो सकती थी, नहीं, वहां भी नहीं थी। मैं फिर कंडक्टर की तरफ मुड़ा। वो लड़की कहां गई जो खिड़की के पास बैठी थी? उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे पास से गुजरकर पीछे चला गया। बूढ़े जोड़े के पास जाकर खड़ा हो गया। बस खड़ा रहा। अब डर नहीं, कुछ और गहरा महसूस हो रहा था, जैसे कोई चीज मुझे निगलने वाली हो। मैं सामने ड्राइवर की ओर बढ़ा। ड्राइवर केबिन में हल्की रोशनी थी, लेकिन जंग लगे लोहे की दीवार से आधा छुपा हुआ। मैं झुका और कहा, भाई साहब, हम हैं कहाँ? ये भोपाल की सड़क नहीं लग रही। कोई जवाब नहीं। उसके हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन हिल नहीं रहे थे, और स्टीयरिंग खुद भी नहीं घूम रही थी, जबकि बस चल रही थी। मैंने शीशे से बाहर देखा। हम किसी सड़क पर नहीं थे, हम तैर रहे थे काले कोहरे के समंदर में, जो शीशे से चिपका हुआ था, जैसे तेल की परत। और तब मैंने उसे देखा, वो लड़की बस के बाहर, चलती बस के साथ साथ चुपचाप चल रही थी। उसका चेहरा मेरी ओर घूमा हुआ था, उसकी नजरें मेरी आंखों में जमी थीं, और होंठ फिर से वही शब्द कह रहे थे, मत। मैं लड़खड़ा गया। मैं पागल लग रहा हूँगा बाकी यात्रियों को।
लेकिन जब पीछे मुड़ा तो चेक शर्ट वाला आदमी भी गायब था। बस वही बूढ़ा जोड़ा बचा था और अब वे मुस्कुरा रहे थे, चौड़ी बेजान मुस्कानें, आंखें वैसी ही खाली। मैं नजदीकी सीट पर बैठ गया, सीट की रॉड को ऐसे पकड़े जैसे वही मेरी आखिरी उम्मीद हो। सांसें हल्की पड़ गई थीं, दिमाग बार बार एक ही बात सोच रहा था। ये कोई बस यात्रा नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ बहुत गलत। मैंने अपना बैग गोद में खींचा और फिर से फोन निकालने लगा। कोई नेटवर्क नहीं, बैटरी 23% दिखा रही थी, जबकि निकलने से पहले फुल चार्ज किया था। मैंने टॉर्च ऑन कर दी, उसकी रोशनी बस के अंदर के कोहरे को चीरती हुई गई। हाँ, कोहरा अब अंदर था और उसमें उड़ते हुए धूल के कण धीरे धीरे तैर रहे थे, जैसे वक्त थम गया हो। और तभी बस एक पल के लिए मैंने देखा, एक हाथ खिड़की पर दबा था। बाहर से 5 सफेद उंगलियां, नाखूनों के नीचे खून जमा हुआ, खुरचते हुए। फिर वो गायब हो गया। मैंने चीख नहीं मारी, पता नहीं क्यों। शायद दिमाग का कोई कोना अब भी मान रहा था कि मैं ये सब सोच रहा हूं। शायद गर्मी में झपकी लग गई थी और मैं किसी अजीब सपने में भटक गया था। लेकिन खिड़की पर वो हथेली का निशान अब भी था, हल्का, धुंधला, लेकिन असली। मैंने इधर उधर देखा, बस और भी चुप हो गई थी। बूढ़ा जोड़ा अब मुस्कुरा नहीं रहा था। वे एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, बहुत धीमी, टूटी फूटी सांसों में। शब्द तो नहीं सुनाई दिए, लेकिन लग रहा था जैसे कोई प्रार्थना हो या शायद चेतावनी। मैं फिर खिड़की की ओर मुड़ा। अब वहां कुछ नहीं था, बस वही गहरा, सांस लेता सा अंधकार, जैसे वो जिंदा हो। दिमाग दौड़ने लगा। क्या मैं बस रोक सकता हूं? क्या मुझे ड्राइवर से सवाल करना चाहिए? मैं फिर आगे की ओर बढ़ा, स्टीयरिंग के पीछे का पर्दा हटाया। सीट खाली थी, कोई ड्राइवर नहीं, बस स्टीयरिंग थी, और वो भी धीरे धीरे घूम रही थी, बिना किसी हाथ के। मैं एक कदम पीछे हटा। कोई है? मेरी आवाज अब ऊंची थी। ये सब क्या चल रहा है? कोई जवाब नहीं। लाइट फिर से झपकी, इस बार और फीकी। ऊपर से कोई आवाज आई, जैसे पुराना लोहे का ढांचा दबाव में कराह रहा हो। मैं पलटा, यात्रियों की ओर। अब बूढ़ा आदमी मुझे देख रहा था। उसकी धुंधली आंखें झपक भी नहीं रही थीं। उसकी पत्नी अब सीट पर मुड़कर बैठी थी, जैसे अपना चेहरा छुपा रही हो। ये क्या है? मेरी आवाज कांप रही थी। ये बस है या कुछ और? बूढ़े आदमी के होंठ हिले, धीरे से, थके हुए अंदाज में। ये लोगों को ले जाती है क्या? उसने पलकें झपकाई। सबको नहीं, सिर्फ उन्हें जो ध्यान देते हैं। मैं ठिठक गया। क्या चीज पर ध्यान? वो चुप हो गया। बूढ़ी औरत अब धीरे धीरे रो रही थी, चुपचाप, जैसे ये उसका रोज का काम हो, जैसे अब उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। मैं एक कदम आगे बढ़ा। हम जा कहां रहे हैं? उसने सिर हिलाया, धीरे धीरे। हम कहीं नहीं जा रहे, हम पहले ही वहां हैं। उसके पति ने खिड़की की ओर देखा। उसकी आवाज खोखली हो गई। कुछ जगहें नक्शे पर नहीं होती, वे बीच में होती हैं, जहां खोई हुई चीजें रहती हैं। मेरे चारों ओर की हवा भारी होती जा रही थी, सांस लेना मुश्किल। मैं लड़खड़ाते हुए अपनी सीट पर लौटा, उसमें ढह गया। मेरे हाथ पसीने से गीले थे, कमीज पीठ से चिपक गई थी। हर नस, हर भावना बस एक ही बात चिल्ला रही थी, उतर जा, भाग जा। लेकिन कहां? न सड़क थी, न जमीन, न आसमान, न सितारे, बस कोहरा, काला, अनंत। और फिर बस झटके से हिली। ये पहली बार था जब वह मशीन की तरह हिला था, जैसे यात्रा शुरू होने के बाद पहली बार उसमें जान आई हो। एक हिंसक, झटकेदार हरकत, जैसे कोई तेज स्पीड ब्रेकर पार किया हो। मैं सीट को कसकर पकड़ लिया। फिर एक आवाज आई, धातु से धातु के रगड़ने की, नीचे से। और फिर एक और आवाज, हल्की लेकिन मानवीय, एक दस्तक, फर्श के नीचे से। कोई या कुछ बस के नीचे था, दस्तक दे रहा था। 2 बार, फिर से, नियमित, लयबद्ध। मैं धीरे धीरे नीचे झुका, सीट और फर्श के बीच की दरार में झांकने की कोशिश की, और तभी फर्श के नीचे से फिर 3 तेज खटखट की आवाज आई, जैसे कोई सुन रहा हो, जैसे उसे पता हो कि मैं वहां हूं। मैं डर के मारे पीछे हट गया, और तभी वह लड़की वापस आ गई। वह बाहर नहीं थी, वह बस की गली में खड़ी थी, भीगी हुई, जैसे अभी अभी किसी बाढ़ से निकली हो। उसकी आंखें लाल थीं, कपड़े फटे हुए, चिपके हुए। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक कांपता हुआ हाथ उठाया और पीछे वाले दरवाजे की ओर इशारा किया। फिर उसने होंठ हिलाए, बाहर निकलो। लेकिन जब मैंने मुड़कर इमरजेंसी दरवाजे की ओर देखा, वो गायब था। सिर्फ ठंडी सपाट धातु थी,
जैसे वो दरवाजा कभी था ही नहीं। मैं झटके से खड़ा हो गया, दिल धड़क रहा था जैसे फट पड़ेगा। मैंने पीछे की दीवार पर हाथ फेरा। न कोई हैंडल, न कुंडी, न कोई दरार, सिर्फ ठोस वेल्ड की हुई धातु। जहां कुछ पल पहले दरवाजा था। मैं पलटा, मदद की उम्मीद में, किसी जवाब की तलाश में। गली फिर से खाली थी। वो लड़की गायब हो चुकी थी। बस के अंदर की हवा बदल रही थी, गाड़ी हो रही थी। कोहरा अब सिर्फ बाहर नहीं था, वह अंदर घुस आया था, फर्श पर धुएं की तरह रेंगता हुआ। मेरी छाती कसने लगी। सांस लेना ऐसे लग रहा था जैसे कपड़े के आर पार हवा खींच रहा हूं। अरे सुनो! मैं सामने की ओर भागा। मुझे उतरना है, बस रोको। कोई जवाब नहीं मिला। वृद्ध जोड़ा वैसे ही खाली निगाहों से आगे देख रहा था। चेकदार शर्ट वाला आदमी फिर अपनी सीट पर था, खिड़की की ओर घूमा हुआ, एकदम स्थिर, जैसे मोम का पुतला। मैं सामने पहुंचा, ड्राइवर की सीट के फ्रेम को पकड़ लिया। अब भी खाली, अब भी चल रही थी, लेकिन बाहर कुछ बदल गया था। अब कोहरे में आकृतियां थीं, चेहरे नहीं दिखते थे, सिर्फ परछाइयां। शरीर जो बस के साथ साथ चल रहे थे, धीमे धीमे, जैसे पानी के भीतर। कुछ लंबे थे, कुछ झुके हुए, कुछ रेंगते हुए, लेकिन सभी हमारे साथ साथ, बिना छुए, बस बहते हुए, लगातार देखते हुए, नहीं, इंतजार करते हुए। मैं पीछे हट गया और तभी पहली बार बस ने रफ्तार कम की। इंजन की आवाज, अगर वह वाकई में कोई इंजन था, गहरी कराह में बदल गई। ऊपर की लाइटें झंझना उठी। खिड़कियों के बाहर धुंध और भी घनी हो गई, जैसे हम किसी बादल की गुफा में प्रवेश कर रहे हों। और फिर बस रुक गई। ना कोई स्टेशन था, ना सड़क, बस कहीं थी। दरवाजे सरसरा कर खुले। एक हवा का झोंका अंदर आया, ना ठंडी ना गर्म, बस गलत, बांसी, भारी और मिट्टी व पुरानी चीजों की गंध से भरी हुई। मैंने उम्मीद की कि बाकी लोग उठेंगे, कुछ प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन कोई हिला तक नहीं। उसकी बजाय एक आकृति बस में चढ़ी। एक आदमी, काले रंग की वर्दी में, जो हल्की सी चमक रही थी टिमटिमाती रोशनी में। उसका चेहरा बहुत चिकना था, जरूरत से ज्यादा, जैसे मोम से गढ़ा गया हो। ठीक वैसा ही जैसे वो चेकदार शर्ट वाला आदमी। उसकी आंखें झपकती नहीं थी। उसने सीधे मेरी तरफ देखा। तुमने उतरना चाहा था, उसने कहा। उसकी आवाज सपाट थी, एक सी लय में, न गुस्से से भरी, लेकिन मानवीय भी नहीं। मैं बड़बड़ाया। तुम उतरना चाहते हो, यहीं से शुरुआत होती है। वह एक ओर हट गया, खुले दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए। बाहर की जमीन काली थी, कीचड़ भरी और फटी हुई। उस पर धुंध के पतले धागे रेंग रहे थे। दूर कहीं आकृतियां दिख रही थी, शायद इमारतें, मुड़ी तुड़ी झुकी हुई। कुछ गलत। लड़की फिर दिखाई दी, इस बार दरवाजे के ठीक बाहर। वह अब मुझे नहीं देख रही थी, वह आदमी को देख रही थी, सिर हिला रही थी। नहीं। मैंने फिर उस आदमी की ओर देखा। हम कहाँ हैं? उसके मोम जैसे चेहरे पर एक हल्की सी दरार पड़ी, एक मुस्कान के साथ। कुछ लोग इस बस में हमेशा सफर करते हैं, बाकी रास्ता पैदल तय करते हैं। मैंने खुले दरवाजे की ओर देखा। मेरे पैर खुद ब खुद चलने लगे, कदम दर कदम, जब तक मैं दहलीज के ठीक पास नहीं पहुंच गया। उसके पार की हवा धड़क रही थी, जैसे कोई जीवित चीज। मुझे एक खिंचाव महसूस हुआ। जमीन के नीचे से कुछ मुझे अपनी ओर खींच रहा था, जैसे कोई गुरुत्वाकर्षण। लड़की ने फिर सिर हिलाया। नहीं। मैंने बाकी यात्रियों की ओर देखा। बूढ़ी औरत अब मुझे देख रही थी। उसकी आंख से एक आंसू गिरा। उसके बगल वाला आदमी अपनी आंखें बंद कर चुका था, और वो चेकदार शर्ट वाला आदमी फिर से गायब हो गया था। मैंने एक कदम पीछे लिया। नहीं, मैंने फुसफुसाया। दरवाजे पर खड़ा आदमी हिला भी नहीं। तो बैठ जाओ। वह मुड़ा, बस से उतर गया और धुंध में गायब हो गया। दरवाजे उसके पीछे बंद हो गए और बस फिर से चल पड़ी। वह कराहती हुई आगे बढ़ी, अंधेरे की गहराई में। न टायरों की आवाज, न कोई मोड़, बस वो धीमी गूंजती हुई आवाज, जैसे कोई चीज बस को जबरदस्ती घसीट रही हो। मैं सामने की एक सीट पर ढह गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल अब इतना धीमा धड़क रहा था कि डर कुछ और बन चुका था। एक सुन्नता, वो किस्म की दहशत जो हड्डियों में उतर जाती है, जैसे जमा देने वाली सर्दी। लड़की वापस नहीं आई थी, और बाकी, वो बूढ़ा जोड़ा अब सो रहा था, या शायद सोने का नाटक कर रहा था। अब फर्क करना मुश्किल था। मैं खिड़की से बाहर देखता रहा, बिना किसी वजह के। वहां कुछ दिख भी नहीं रहा था,
बाहर की धुंध अजीब तरह से हिल रही थी, कभी चेहरों का रूप लेती, कभी उंगलियों का, कभी कभी वो सिर्फ सांस लेती सी लगती, जैसे जिंदा हो। हम रास्ते में चीजों के पास से गुजरे, खंडहर, ऐसी संरचनाएं जो कभी शायद पेट्रोल पंप, टोल बूथ या छोटे कस्बे रहे होंगे। सब टेढ़े मेढ़े, ऐसे जैसे किसी भूले बिसरे आग में पिघल गए हों। एक बार हम एक मंदिर के पास से गुजरे, आधा काले जमीन में ढंसा हुआ, उसकी घंटी साइडवेज लटकी थी, राख से ढकी हुई। मुझे लगा अंदर कुछ आकृतियां थीं, घुटनों के बल जमी हुई, जैसे किसी ऐसी चीज से प्रार्थना कर रही हूं जो वहां थी ही नहीं। बस नहीं रुकी, बहुत देर बाद तक नहीं। फिर अचानक झटका लगा, इस बार धीमा लेकिन अनमना, और बस रुक गई। इस बार बाहर कोई रोशनी नहीं थी, न कोई आकृति, बस एक हल्की लाल चमक जो धुंध से रिस रही थी, जैसे कोई बुझता हुआ अंगारा। दरवाजे खुले और फिर एक आवाज आई, रोने की, एक बच्चे की सिसकियां, पतली, टूटी हुई, बेबस। मैं बिना सोचे समझे खड़ा हो गया। शायद मेरे अंदर का मेडिकल स्टूडेंट जाग गया था, या शायद कुछ और, कुछ पुराना, कुछ मानवीय। मत जाना, बूढ़ी औरत ने फुसफुसाया, आंखें अब भी बंद थीं। बच्चे का रोना फिर गूंजा। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, जैसे किसी अदृश्य ताकत से खींचता चला जा रहा हूं। लेकिन इस बार मैंने बाहर कदम नहीं रखा। मैं दरवाजे के किनारे ही रुक गया, रेल पकड़ ली। सुनो, मैंने आवाज लगाई। तुम ठीक हो? रोना थम गया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर एक आवाज आई, पर वो बच्चे की नहीं थी, वो एक आदमी की थी, गहरी, भीगी हुई, घुटती सी। नीचे आओ। मैं जम गया, मेरी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। नीचे आओ, वही आवाज दोहराई गई, बिल्कुल उसी लहजे में, उसी लय में, जैसे कोई रिकॉर्डिंग चल रही हो। मैं पीछे हट गया। दरवाजे के पास की धुंध हिली और फिर एक हाथ बाहर आया, पतला, भूरा, उंगलियां असामान्य रूप से लंबी, हड्डियां त्वचा से बाहर झांकती हुई। वो सीढ़ियां पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैं चीख पड़ा, लेकिन उसके अंदर आने से पहले ही दरवाजे सरसरा कर बंद हो गए। बस फिर से चल पड़ी। बूढ़ी औरत ने आंखें खोली। तुमने उसे अंदर बुला ही लिया था, उसने धीरे से कहा। मैं कांपते हुए बैठ गया। वो क्या था? बूढ़े आदमी ने पहली बार कुछ कहा जब से ये सफर शुरू हुआ था। वो इंतजार करते हैं हर स्टॉप पर, ऐसे जो मुसाफिर नहीं, सिर्फ सवारियां चाहते हैं। उन्हें मंजिलों से मतलब नहीं। मैंने मुश्किल से निगलते हुए पूछा, ये बस आखिर जा कहां रही है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और किसी तरह मुझे समझ आ गया, वो दे ही नहीं सकते। वो मुसाफिर नहीं थे, अब नहीं, वो बस का हिस्सा बन चुके थे। उस स्टॉप के बाद वक्त का कोई मतलब नहीं रहा। हम अजीब अजीब जगहों से गुजरे, नंगे पहाड़ जो सर्पिलों में मुड़े हुए थे, सुनसान सड़कें जो खुद में ही घूम जाती थीं, जैसे टूटी हुई कैसेट टेप, और काले पेड़ों के खेत जो बिना हवा के भी हिलते थे। बस के अंदर लाइटें बुझती और भिनभिनाती रहीं, जैसे मरते हुए कीड़े। अब धुंध कमर तक पहुंच गई थी और हर मील पर ऊपर चढ़ती जा रही थी। जहां ये मुझे छूती, वहां मेरी त्वचा जलने लगती, जैसे कोई अदृश्य चीज रगड़ खा रही हो। अब वो लड़की नहीं दिखी, न वो मोम जैसा चेहरा वाला आदमी, लेकिन बाकी लोग अब भी थे, चुप, स्थिर, जैसे किसी अनजाने अंत का इंतजार कर रहे हों। कोई रस्म पूरी होनी बाकी थी। मैं खुद से फुसफुसाता रहा, ये असली नहीं है, तुम जाग जाओगे किसी भी पल। और फिर एक यात्री मेरी ओर मुड़ा। वो चेकदार शर्ट वाला आदमी था। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि वो कब वापस आया। वो 3 कतार पीछे बैठा था। उसकी नजर मेरी आंखों में गड़ी हुई। उसकी आवाज सूखी थी, जैसे पुरानी किताब के पन्ने। तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या? पिछले स्टॉप पर तुमने उसे सुना और जवाब दिया। वहीं से दरारें बनती हैं। तुमने कुछ खोल दिया है। मेरा दिल धड़कने लगा। क्या खोला? वो कौन है? उसने एक पल के लिए पलकें भी नहीं झपकाई। वो जो कभी उतर नहीं पाए। उसका मतलब क्या है? उसने तुरंत कुछ नहीं कहा, बस बाहर देखने लगा, उस अंतहीन अंधेरे में। जब लोग बुरी तरह मरते हैं, वो धीरे से बोला, तो उनका दर्द बस खत्म नहीं हो जाता। कभी कभी वो रुक जाता है, कभी कभी वो कुछ और बन जाता है। मैंने कुछ नहीं कहा। वो शब्द भारी थे और सच्चे। ये बस जिंदा लोगों को नहीं ले जाती, उसने कहा। कम से कम आमतौर पर नहीं, लेकिन कभी कभी कोई तुम्हारे जैसा चढ़ जाता है जो यहां नहीं होना चाहिए। तो मुझे उतरने दो, मैंने कहा। मैं पैदल चल लूंगा,
मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे बाहर निकालो। उसने सिर हिला दिया। अब बहुत देर हो चुकी है, अब नियम बदल गए हैं। मैं उसकी ओर झुक गया बेताब होकर। तो फिर रास्ता क्या है? कैसे वापस जाऊं? एक लंबा सन्नाटा। एक तरीका है, उसने आखिर कहा, लेकिन उसकी कीमत है। लाइटें झपकाईं जैसे फटने वाली हों। बस के पीछे से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ हो। मैंने मुड़कर देखा। एक सीट अब खाली थी। बूढ़ी औरत गायब। सिर्फ उसका पति रह गया था, सामने देखता हुआ, और उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। चेकदार शर्ट वाला आदमी उठकर मेरे पास आ गया। अब तुम्हें ध्यान से सुनना होगा, उसने कहा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, किसे सुनूं? स्टॉप्स को। एक स्टॉप ऐसा होगा जो जाल नहीं होगा, एक रास्ता निकलेगा, लेकिन तब जब तुम याद रख सकोगे कि तुम पहले कौन थे। मैं घूरने लगा। क्या मतलब? उसने मेरा कंधा थामा। उसकी आंखें गहरी थीं। सोचो, तुम उस सड़क पर क्यों थे? मैंने पलकें झपकाई। मैं अपने चाचा के घर जा रहा था। मुझे थोड़ा आराम चाहिए था। क्यों? मैं झींका। यादें धुंधली होने लगी थी। मैं अस्पताल से आ रहा था। मैंने कुछ देखा था। क्या? मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने एक मरीज को खो दिया। वह मेरी मेज पर मर गई। वह सिर्फ 14 साल की थी और ये मेरी गलती थी। वह पीछे हटा। अच्छा, उसने धीरे से कहा, तुम्हें अब भी दर्द याद है। शायद यही तुम्हें यहां से बाहर निकालने में मदद करे। बस एक बार फिर झटकी। एक और स्टॉप। दरवाजे खुले और पहली बार मैंने रोशनी देखी। असल दिन की रोशनी। एक सड़क, सूनी, फटी हुई, लेकिन असली। मैं खड़ा हुआ। चेकदार कमीज वाला आदमी एक बार सिर हिलाकर बोला, यही एक जगह असली है, लेकिन तुम्हें पक्का होना होगा। अगर तुम उतर गए और यह गलत निकली तो तुम्हें फिर कभी दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। धुंध अब मेरी छाती तक पहुंच गई थी। बूढ़ा आदमी अकेला बैठा था। लड़की कहीं नहीं थी। मोम जैसा चेहरा वाला आदमी अभी तक नहीं लौटा था। मैंने दरवाजे की ओर रुख किया और उतर गया। एक पल को मुझे सच में लगा कि मैं बच गया हूं। बाहर की हवा तेज और सूखी थी, धूल और हल्की धातु जैसी गंध से भरी हुई। सड़क मेरे पैरों के नीचे ठोस लग रही थी। असली। धुंध अब भी जमीन पर रेंग रही थी, लेकिन मैं उसके पार देख सकता था। सड़क के किनारे पेड़, डीले तारों वाले बिजली के खंभे, एक खुलापन सा एहसास। मैंने पीछे मुड़कर बस की ओर देखा। वो अब भी वहीं थी। इंजन चल रहा था। लाइटें टिमटिमा रही थीं। दरवाजा अब भी खुला था, जैसे कोई मुंह जो मुझे वापस बुला रहा हो। कोई नहीं उतरा, कोई नहीं हिला। चेकदार कमीज वाला आदमी अब भी सामने खड़ा था। उसकी निगाहें मुझ पर टिकी हुई। फिर धीरे धीरे दरवाजे बंद होने लगे। मैंने कुछ नहीं कहा, कोई इशारा नहीं किया, बस वहीं खड़ा रहा, जड़, जब तक कि बस धुंध में गायब नहीं हो गई। चुप्पी छा गई। न हवा, न परिंदों की आवाज, कुछ नहीं। मैं टूटी सड़क पर अकेला खड़ा रहा, जब तक कि दुनिया फिर से स्थिर नहीं हो गई। फिर मैं चला। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। पेड़ मुड़े हुए थे, लेकिन पेड़ थे। सड़क सूनी थी, लेकिन असली। मैं जंग लगे साइन बोर्डों के पास से गुजरा। किसी पर कोई जाना पहचाना नाम नहीं था, बस मिटे हुए निशान और उखड़े हुए नंबर। मैं घंटों चलता रहा, लेकिन कभी थका नहीं। ये पहला इशारा था। दूसरा, सूरज। वो हिला ही नहीं था। वो वहीं रुका था, हल्का और फीका, जैसे मोम की परत के पीछे दबा एक सिक्का। और फिर मैं वहां पहुंचा जिसने मेरी सांस रोक दी। एक बस स्टॉप, बस एक बेंच, एक जंग लगी छत के नीचे, ऊपर एक बोर्ड। लेकिन ये वही बेंच थी जिस पर मैं पहले बैठा था। वही खरोंचें, वही पुराना स्टिकर, सूत्रधार टूर्स, जहां यात्राएं शुरू होती हैं। नहीं, मैंने फुसफुसाया। नहीं नहीं नहीं। मैं पलटा। सड़क पीछे सीधी जाती थी और धुंध के किनारे हेडलाइट्स जल उठी। बस लौट रही थी। न पास आ रही थी, न पीछा कर रही थी, बस इंतजार कर रही थी। मैं दौड़ा। सड़क से नीचे पेड़ों के बीच शाखाओं और झाड़ियों को चीरता हुआ। कांटों ने मेरी बाहों को चीर डाला। कीचड़ ने पांवों को जकड़ लिया। मुझे परवाह नहीं थी। मैं नहीं रुका जब तक कि पेड़ों के बीच से एक खुला मैदान नहीं दिखा। और वहां एक घर, छोटा, टूटा फूटा, लेकिन असली। मैं भागा, दरवाजे को पीटते हुए। कोई जवाब नहीं मिला। हैंडल घुमाया, चर्र की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा और खालीपन था। हवा में धूल तैर रही थी। फर्नीचर पर चादरें और कमरे के बीचों बीच
एक मेज पर एक टूटी बल्ब की रोशनी में एक तस्वीर रखी थी। मैंने उसे उठाया, सांस अटक गई। वो मैं था, जवानी में, मुस्कुराता हुआ। मेरे पास खड़ी थी बस वाली लड़की, वही सूनी आंखें, वही फटी पुरानी ड्रेस। उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा हुआ और तस्वीर के नीचे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, तुमने वादा किया था तुम वापस आओगे मेरे लिए। बल्ब फूटा, कमरा अंधेरे में डूब गया और मेरे पीछे बस के दरवाजे की सीटी जैसी आवाज गूंजी। मैं मुड़ नहीं सका। वो आवाज मशीन की नहीं थी, वो सांस थी, लंबी धीमी, इंतजार करती हुई। अंधेरे में मेरे हाथ में तस्वीर अब भारी लग रही थी, जैसे हल्की गर्माहट से धड़क रही हो। मैं बस उसकी आंखों को देखता रहा। वो लड़की, लेकिन अब जिंदा, मुस्कुराती हुई। कुछ टूट गया मेरे भीतर। ऐसी यादें उभरने लगीं जो कभी थी ही नहीं। वो सच में थी, सिर्फ बस का हिस्सा नहीं, सिर्फ भूत नहीं। हम एक दूसरे को जानते थे। सालों पहले मैं 12 साल का था, वो 10। पड़ोसी, दोस्त। हम हर गर्मी दादी के घर के पीछे खेलते थे। उसका नाम पिया। वो उसी साल गुम हो गई थी जब मेरे पापा मरे थे। किसी को नहीं पता चला वो कहाँ गई। मुझे याद है उसकी माँ को रोते हुए। दरवाजे पर पुलिस थी, लेकिन उसे कभी नहीं ढूंढा गया। मेरे माता पिता ने फिर कभी उसका जिक्र नहीं किया और मैंने उसे भुला दिया था। अब तक मेरे पीछे की आवाज गहराने लगी थी, तेज नहीं, बस और करीब। मैं मुड़ा। टूटी हुई चौखट के पार बस खड़ी थी। उसका आकार किनारों पर झिलमिला रहा था, जैसे पानी पर गिरती रोशनी। कोहरा उसके पहियों के चारों ओर से भीतर घुस रहा था, फर्श को एक चुपचाप बढ़ते समुंदर की तरह ढकते हुए। और उसके सामने आधे अंधेरे में वो खड़ी थी, पिया। उसका चेहरा वैसा ही था जैसा बचपन में था, लेकिन उसकी आंखें, उनमें मातम था। तू चला गया, उसने कहा। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन घर में अजीब सी गूंज रही थी। मुझे याद नहीं था, मैंने फुसफुसाया। मुझे याद नहीं था अब तक। तूने कहा था हम हमेशा साथ रहेंगे। तूने कहा था तू मुझे भी ले चलेगा। मैंने कांपते कदमों से उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। तुम्हारे साथ क्या हुआ? उसने नीचे देखा। मैं तालाब पर इंतजार करती रही, वही जो हमने कहा था, जहां से भाग चलेंगे। तू नहीं आया, मैं फिसल गई। वही तालाब, गन्ने के खेतों के पीछे। वो तो सालों पहले सूख गया था। किसी को कभी नहीं पता चला क्या हुआ था। मुझे डर लग रहा था, उसने कहा। ठंड थी, फिर सब कुछ अंधेरा हो गया और मैं इंतजार करती रही बहुत देर तक। फिर बस आ गई। मैं घुटनों के बल गिर गया। माफ कर दे मुझे। वो पास आई। उसके नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर कोई आवाज नहीं करते थे। अब दर्द नहीं होता, उसने कहा। पहले जैसा नहीं, लेकिन बाकी लोग, वो मुझे जाने नहीं देना चाहते। बाकी लोग? बस, उसने कहा, ये यादों से खाती है, दर्द से। जो इसमें चढ़ते हैं वो भूल जाते हैं कि वो कौन थे, इसलिए वो कभी उतरते नहीं। लेकिन तूने याद किया, इसलिए तुझे मौका मिला। उसने हाथ बढ़ाया। अब मेरा हाथ थाम, शायद अब हम दोनों जा सकें। मैं हिचकिचाया, क्योंकि उसके पीछे दरवाजे के पार मैं उन्हें देख सकता था। सभी यात्री अब बस के पास खड़े थे, चुपचाप। उनकी आंखों में धुंध में हल्की चमक थी। वर्दी वाला मोम जैसा आदमी भी उनमें था। देख रहा था, नाराज नहीं, बस इंतजार में। तुझे चुनना होगा, पिया ने फुसफुसाया। मेरा हाथ थाम या फिर अकेला वापस जा। अगर इस बार भी मुझे छोड़ गया। मैंने उसे पूरा कहने नहीं दिया। मैंने हाथ बढ़ाया, हमारे हाथ छुए और दुनिया भीतर की ओर मुड़ गई। हम फिर से बस की गलियारे में खड़े थे, लेकिन कुछ बदल गया था। ना कोहरा था, ना अंधेरा। सीटों पर यात्री बैठे थे, सामान्य लोग। कुछ छात्र लग रहे थे, कुछ काम के कपड़ों में। एक औरत जिसकी गोद में बच्चा था, एक आदमी अखबार पढ़ता हुआ। सब शांत, धीरे धीरे बातें कर रहे थे, जैसे ये कोई आम सुबह की बस हो। खिड़कियों से धूप आ रही थी, लेकिन बाहर कोई सड़क नहीं थी, बस सफेद खालीपन, अंतहीन, बेआकार, जैसे हम शून्य में यात्रा कर रहे हों। समय थमा हुआ था, फिर भी बस चल रही थी। कोई इंजन की आवाज नहीं, पैरों तले कोई हलचल नहीं। पिया मेरे पास खड़ी थी, उसका छोटा हाथ मेरी उंगलियों को कसकर थामे हुए। ये असली नहीं है, उसने कहा। इन्हें यहां इतना वक्त हो गया है कि ये भूल चुके हैं कि ये मर चुके हैं। मैंने उसकी ओर देखा। तो ये रुकते क्यों हैं? क्योंकि याद करना भूलने से ज्यादा तकलीफ देता है, और बस उन्हें सुकून देती है। एक भ्रम जो वो देखना चाहते हैं, बस वही दिखाती है।
मैंने यात्रियों की ओर देखा। अखबार पढ़ता आदमी मंद मुस्कुराया। बच्चे वाली औरत धीमे धीमे लोरी गा रही थी, लेकिन किसी की पलकें नहीं झपक रही थी। कोई सांस नहीं ले रहा था। मेरे पैरों में कमजोरी आ गई। बैठने का मन हुआ। बस की गर्माहट, सीट की नरमी मुझे लुभाने लगी। अंदर की एक आवाज फुसफुसाई, बस बैठ जा, सो जा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन पिया ने मेरा हाथ जोर से दबाया। मत बैठ, उसने कहा। यहीं से शुरू होता है। पहले पैर सुनने होते हैं, फिर सोच, और फिर तू भी बस की एक कहानी बन जाता है। हम धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर उसे देखा। ड्राइवर को, मोम चेहरे वाला आदमी। अब उसकी शक्ल सामान्य थी, साफ सुथरा, सही वर्दी, सलीके से बाल, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ काले शीशे जैसी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, उसने बिना मुड़े कहा। मुझे उसकी याद आ गई, मैंने कहा। वो सच में थी। पिया आगे बढ़ी। उसने मुझे भुलाया नहीं, इसका मतलब होता है कुछ। ड्राइवर धीरे से हमारी ओर मुड़ा। हर यात्री को कुछ चुकाना पड़ता है, उसने कहा। कोई यादें देता है, कोई समय, कोई अपनी पहचान। मैं क्या दूं? मैंने पूछा। ड्राइवर खड़ा हुआ। तू बहुत कुछ याद ले आया। उसे भी खींच लाया। उसने पिया की ओर इशारा किया। वो अब तेरी याद में नहीं रहती, वो अब इस रूट की है। नहीं, मैंने कहा। वो मरी क्योंकि मैंने उसे भुला दिया, इसलिए मैं रुका रहा, इसलिए मैं लौटा। बस कांपने लगी, दीवारों में दरारें आने लगी, छत झपकने लगी, धातु और कुछ त्वचा जैसी चीज के बीच। तू जाना चाहता है? ड्राइवर ने कहा। ठीक है, जा सकता है। उसने हाथ बढ़ाया। लेकिन कुछ देना होगा, ऐसा हिस्सा जो कभी वापस नहीं आएगा। पिया ने मुझे देखा, उसकी आंखें डरी हुई थी। तू इसे मत मान, उसने कहा। मैंने उसकी ओर देखा। अगर मैं तुझे साथ ले जाऊं तो क्या तू फिर से जी सकेगी? नहीं आ, उसने धीरे से कहा। मैं जा चुकी हूं, लेकिन अगर मैं फिर वहां गई तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगी। कोई भी याद नहीं रखेगा कि मैं कभी थी, यहां तक कि तू भी नहीं। मैंने ड्राइवर की ओर देखा। और अगर मैं रुक गया? तू सब कुछ भूल जाएगा, उसने कहा। दर्द, उसे, खुद को। तू तब तक बस में रहेगा जब तक किसी और की कहानी में एक याद न बन जाए। मैंने आंखें बंद की, फिर खोली और आगे बढ़ा। मुझे ले लो, उसे जाने दो। पिया की सांस अटक गई। नहीं, लेकिन ड्राइवर ने हाथ उठाया, उसे रोक दिया। तू एक याद के लिए अपनी जिंदगी देगा? हाँ। वो मुझे बहुत देर तक देखता रहा, फिर मुस्कुराया। जरूरत नहीं, उसने कहा और उंगली चटकाई। दुनिया अंधेरे में डूब गई। मैंने चिड़ियों की आवाज सुनी, सचमुच की, तीखी, जिंदा। मैं एक बेंच पर लेटा था, वही बेंच जहां उस रात बैठा था जब बस आई थी। मेरी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने निकाला। 8:01, सोमवार। जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सड़क पर कारें जा रही थीं, दुकानें खुल रही थीं, पेड़ों से छनती धूप जमीन पर बिखरी थी। एक अखबार वाला हेडलाइन चिल्लाता गुजरा, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिला। एक खालीपन था अंदर। मैं खड़ा हुआ, पैर थक चुके थे, और घर की ओर चल पड़ा। कई दिनों तक मैं सो नहीं सका, किसी से बात नहीं कर पाया। मैंने अपने चाचा को सब बताने की कोशिश की, लेकिन शब्द बिखर जाते, बेबुनियाद लगते। सपनों ने पीछा नहीं छोड़ा। अनगिनत सीटें, चमकती आंखें और कोहरा जो सीने तक भरा था। फिर एक सुबह कुछ बदल गया। मुझे एक चिट्ठी मिली, ना नाम ना पता। अंदर बस एक तस्वीर थी, वही तस्वीर जो उस घर में मिली थी। मैं और पिया धूप में खिलखिलाते हुए एक दूसरे के गले में बाहें डाले। लेकिन इस बार वो बड़ी लग रही थी, जैसे वक्त उसके लिए थमा नहीं था। और तस्वीर के पीछे जानी पहचानी लिखावट में एक पंक्ति थी, तूने याद रखा, बस वही काफी था। पिया, मैं फूट फूट कर रो पड़ा और हफ्तों बाद पहली बार मुस्कुराया, क्योंकि कुछ यादें कभी धुंधली नहीं होती, कुछ वादे मौत के पार भी गूंजते हैं। और तब मुझे यकीन हुआ, जो कुछ भी वो बस थी, चाहे जिस भी रास्ते पर चलती हो, वो प्यार को मिटा नहीं सकती, कम से कम पूरी तरह नहीं। लेकिन जब भी रात के सन्नाटे में किसी बस का इंजन फुफकारता है या कहीं दूर हेडलाइट्स चमकती दिखती हैं, जहां सड़क भी नहीं होनी चाहिए, मैं अब भी सोचता हूं, क्या वो रास्ता सच में मुझे जाने दिया, या मैं अब भी कहीं बीच में अटका हूं, अगले पड़ाव के इंतजार में। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।